करेंगे चमोली का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आयुष्मान योजना हो, जिसके बारे में अभी भंडारी जी कह रहे थे, 5 लाख रुपए तक का जो एक हर व्यक्ति के लिए 1 साल के अंदर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की है। वृद्धा पेंशन योजना है। और मैं एक बात जरूर आपसे याद दिलाता हूं, हमने चुनाव में एक वायदा किया था कि नई सरकार गठन होगी तो हम गरीब परिवारों को, जो हमारे 1,84,000 परिवार हैं, उनको साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर रिफिल करके देंगे, 3 सिलेंडर भर के देंगे। मुझे खुशी है वो वायदा हमने पूरा किया और वो योजना हमारी 2022 से लागू होकर चल रही है। इन जैसी अनेक योजनाओं से आज प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार उत्तराखंड के अंदर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, आदर्श राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। और एक तरफ हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, हर प्रकार से। आप देखिए, अभी आरडी भट्ट जी बता रहे थे, महेंद्र भट्ट, 4 धाम यात्रा किस प्रकार से बढ़ी है। अगर पिछले सालों की हम बात करें, पिछले सालों में यात्रा पहले 45 लाख पहुंची थी, उसके बाद 56 लाख पहुंची, और 56 लाख के बाद अभी मुश्किल से 1.5 महीने के अंदर, यानी कि 50 दिनों के अंदर, 50 दिनों में 34 लाख यात्रा पहुंच गई है। मेरे को बहुत सारे व्यापारियों का, बहुत सारे होटल का काम करने वाले भाइयों के बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए। आपने देखा होगा, शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा संख्या आने के कारण से ऋषिकेश में जाम की स्थिति हो गई, यमुनोत्री मार्ग पर जाम की स्थिति हो गई, अनेक स्थानों पर कई घंटों का जाम लगा, जिसके कारण से देश दुनिया में, मैं चूंकि उस समय चुनाव में था, तो जगह जगह लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर ये उत्तराखंड में यात्रा कैसी चल रही है। मैंने कहा कि यात्रा अच्छी चल रही है, लेकिन शुरुआत के दिनों में जितनी संख्या आती थी उससे दुगनी संख्या आ गई। इसलिए हमने सबके सुझाव लेकर आने वाले समय में जो हमारे धाम है, 4 धामों के आसपास के जो हमारे पर्यटन के क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी लोग जाएं, यात्रा भी करें, जिससे कि धामों पर आने वाला एकदम से दबाव कम हो। क्योंकि उस समय धामों की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। हम चाहते हैं कि होटल वालों का व्यवसाय भी बढ़े, यहाँ पर उनकी भी आमदनी हो, क्योंकि 4 धाम यात्रा जो साल में चलती है, उसके कारण से हमारी आर्थिकी बढ़ती है, हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार चलता है। और एक तरह से मैं कहूँ तो 4 धाम यात्रा लाइफलाइन है। उसको लेकर, सबके सुझाव लेकर आने वाले समय में हम इस यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ ऐसे अनेक काम आज उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है, उत्तराखंड को अपने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की एक नई प्रयोगशाला बनाना चाहती है। भाइयों बहनों, आपने कांग्रेस के 65 सालों का, अभी हमारे भोपाल राम कंता जी बोल रहे थे कि मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, कि इन्होंने कहा कि 65 सालों का अगर आप हिसाब जोड़ेंगे और मोदी जी के 10 सालों का हिसाब जोड़ेंगे, तो ये 10 सालों का हिसाब बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा। इतने काम कि जितने 65 सालों में नहीं हुए, उससे कई गुना काम 10 सालों में हुआ है। और इन 65 सालों में इन्होंने केवल भारत को लूटने में और अंग्रेजों और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार की इन्होंने योजनाएं बनाई। भाइयों बहनों, आपको याद होगा पहले किस प्रकार आए दिन नए घोटाले सामने आया करते थे, क्योंकि कांग्रेस का एक ही लक्ष्य था, सत्ता हासिल करो, जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरियों को भरो। यही उनका लक्ष्य है। भाइयों बहनों, सत्ता हासिल करने के लिए आज ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। आज कांग्रेस ने देश में झूठ और भ्रम के जरिए जनता को ठगने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में किस प्रकार से इन्होंने झूठ और भ्रम फैलाया, कहीं कह दिया आरक्षण खत्म कर देंगे, कहीं कह दिया संविधान खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, देश की जनता ने इनकी बात नहीं सुनी और मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। क्योंकि देश मोदी जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से भली भांति परिचित था। और ये लोग कभी ईवीएम पर झूठ बोलते थे, और इस बार इनकी ईवीएम की जो बार इनके मुंह से निकलता था, ईवीएम, इस बार ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम इनके लिए बंद हो गया। भाई कम से कम ईवीएम बेचारी को तो आराम मिला।
कभी ये बेरोजगारी पर भ्रम फैलाते हैं, कभी लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, कभी हिंदुत्व में फर्क करके भ्रमित करते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में इस जो इनकी घटिया राजनीति थी, जनता ने उसको जवाब दे दिया। चुनाव में हार के बाद भी ये जनता को भ्रमित करके हार गए चुनाव में। देखिए हार गए और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ी जीत कर ली हो। आप प्रधानमंत्री जी का भाषण लोकसभा में सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि 543 सीटों में से 99 नंबर आए, 100 में से 99 नहीं आए हैं। अब बताइए 99 ज्यादा होता है कि 240 ज्यादा होते हैं? कौन जीता? अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम जीते हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, इनकी असलियत जान चुकी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस सनातन धर्म और संस्कृति की भी सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रभु श्री राम इनको काल्पनिक लगते थे। हम सब जिनका नाम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, हमको कोई परेशानी होती है, कोई कष्ट होता है, तो हम सबके मुंह से क्या निकलता है? राम राम, हे राम। कोई कहता है श्री राम, कोई कहता है जय राम। हर क्षण जिनका नाम लेते हैं, उनका मंदिर भी इन्होंने नहीं बनने दिया। वकीलों की एक बड़ी फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी। राम सेतु को भी ये काल्पनिक बताने लगे। और कांग्रेस तुष्टीकरण की एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इतनी अंधी हो गई है कि अब उन्हें सभी हिंदू हिंसक नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज लोकसभा के अंदर इस लोकतंत्र के मंदिर में पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने का काम करते हैं। उनकी अपरिपक्वता दिखती है कि कितने अपरिपक्व हैं वो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, वो प्रदेश के विकास के लिए, सनातन के सम्मान के लिए और देवभूमि के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए इस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये बद्रीनाथ का जो चुनाव है, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। जहां भगवान बद्री विशाल विराजित है, जहां गोपीनाथ भगवान है, जहां पंच केदार की भूमि है, हेमकुंड साहब यहां पर है। एक से एक नदियां जो पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं, वो उनका उद्गम स्थल इस बद्रीनाथ विधानसभा में, इस क्षेत्र में। और ये भारत का अंतिम क्षेत्र नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये भारत का पहला क्षेत्र है, हमारा गांव क्षेत्र, आप सब जानते हैं। इसलिए भारत के पहले क्षेत्र से बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आपने अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाना है और विकास के जो क्रम है उसको गति देनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 जुलाई को आप सब लोग कमल का बटन इतना दबा देंगे, इतना दबा देंगे, याद रहेगा ना मैं जैसे दिखा रहा हूं इतना दबा देंगे, दबाते 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 और दबाते दबाते लोगों के बीच सबसे कहना है अंदर जाओ भाई, कमल का फूल का बटवा दबा के आओ। शाम को 6 बजे 5 बजे तक जब तक मतदान होगा, दबाते दबाते वो जो है बटन ही अंदर डाल देगा। और जिस दिन 13 तारीख को इसका रिजल्ट निकलेगा तो मैं भंडारी जी से पूछूंगा, भंडारी जी मैं यहाँ पर आया था, मैंने वहाँ सभा करी थी अपने मंडल में, वहाँ का रिजल्ट कैसा रहा? तो भंडारी जी की आवाज में दम होना चाहिए कि नहीं, आपने जो वायदा किया था वहां के सारे लोगों ने, माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने वायदा निभाया है और भारी बहुमत से इनको विजयी बनाना है। बाकी यहाँ के विकास की जो बात है वो बातें हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये क्षेत्र हमारा एक आदर्श क्षेत्र बने, एक मॉडल क्षेत्र बने। वैसे ही ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, ये विश्व प्रसिद्ध स्थान हमारा और इसको प्रसिद्धि मिले तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना है। ये बरसात का मौसम भी है, बरसात के मौसम में ये नहीं देखना है कि बारिश हो रही है, बोटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक बोट से क्या फर्क पड़ने वाला। एक एक बोट जब जो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपने बूंद बूंद से घड़ा भरना है, सबने जो है कमल के फूल को खिलाना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को
तो अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो चमोली में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे थे। बद्रीनाथ उपचुनाव होने वाला है, 10 जुलाई को मतदान है और 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। 13 तारीख को नतीजों का जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। वहीं 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और उससे पहले प्रचार प्रसार का ये दौर तेज हो गया है और दावा मुख्यमंत्री करते नजर आए हैं कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अब रुक करेंगे बिजनौर से खबर का, जहां सावन के पावन महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त हरिद्वार से 101 किलो गंगा जल की कावड़ लेकर अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़े। आपको बता दें कि ये भक्त अमरोहा के गंगेश्वरी के रहने वाले हैं, जो अपने साथियों के साथ गंगा जल भरकर चांदपुर पहुंचे। उन्हें देखने के लिए रास्ते में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्त ने बताया कि ये उनकी दूसरी कावड़ यात्रा है। उन्होंने 26 जून को हरिद्वार से कावड़ में गंगा जल उठाया था और अब वो रोजाना 7 से 8 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। भक्त ने बताया कि वो 2 अगस्त को गंगेश्वरी स्थित अपने गांव के शिवालय पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। एक 101 लीटर जल है। अच्छा, और हरिद्वार से गंगेश्वरी शिव मंदिर पर अभिषेक कराएंगे। अच्छा, कब से आप चले हैं वहाँ से? वहाँ से हो गए 12 दिन हो गए जी, और 20-25 तारीख तक करीब पहुँच जाएंगे। कितनी बार आप ऐसे लेकर जा? कांवड़ 51 लीटर की थी, दूसरी 101 लीटर की है। तो किस वजह से आप लाए, क्या मकसद है? कुछ नहीं, मन था जी। तो कौन कौन साथी हैं आपके साथ? बस हिमांक है हाँ। और राजीव अमर। आज से पूरे प्रदेश में लागू की गई प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति मामले में रायबरेली जिला शून्य रहा है। यहां राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि जिले में आज एक भी शिक्षक ने डिजिटल उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। वहीं बीएसए के पास अभी तक उपस्थिति का डाटा नहीं आया है, इसलिए उन्होंने कहा कि शाम तक ही इस मामले में कुछ बताया जा सकता है। दरअसल आज से प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति होनी थी। इसकी शुरुआत से ही शिक्षक विरोध कर रहे थे। सर, हम लोग आ गए थे, समय से आ गए थे 7:35 पे ही, जहाँ तक का था कि 7:45 से 8 तक लेना था, अटेंडेंस देना था। लेकिन हम लोग जब ऐप खोल रहे थे तो ऐप खुल ही नहीं रहा था। हमारे सर छुट्टी पे हैं, उनका भी टैबलेट यहीं रखा था। दोनों टैबलेट बार बार कर रहे थे लेकिन दोनों खुल नहीं रहा था। हम लोग दे नहीं पाए, बात बहुत कोशिश करते रहे। उसके बाद हम लोगों ने पूरे सेल्फी लेकर के बीओ ग्रुप पे फोटो डाला। आगामी हरेला पर्व पर जहां सरकार पौधारोपण को लेकर जन जागरूकता फैला रही है, वहीं उत्तराखंड संस्कृत साहित्य और कला परिषद भी हरेला पर बड़े स्तर पर पौधारोपण को लेकर तैयारियां कर रहा है। परिषद की उपाध्यक्ष और बीजेपी की वरिष्ठ नेता मधु भट्ट का कहना है कि लगातार हरेला पर्व को सफल बनाने के लिए बैठकें जारी हैं। HNN 24/7 ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी की वरिष्ठ नेता मधु भट्ट से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला जमला बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में और मंगलौर में लगा हुआ है। कितनी तैयार है बीजेपी मैडम? देखिए, हम तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हर समय तैयार रहते हैं और क्योंकि जनता के बीच में काम करते हैं, जनता की समस्याओं से हमेशा हम उनका समाधान करने के लिए लगे रहते हैं। हमारे राजनेता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, हर समय उनके साथ रहते हैं। हम हर समय तैयार रहते हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार आप देखेंगे कि जो आंकड़ा है और अधिक हमें बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। और दोनों जो हमारे जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों ही विधानसभाओं में हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वहाँ पर जो है लगातार जो है उनके बीच में, जनता के बीच में अपना संपर्क बनाए हुए हैं और साथ में जो भी दिशा निर्देश होगा उसको लेकर जो एक चुनावी गाइडलाइन होती है उसका भी अनुपालन करते हुए हम लोग वहाँ पर पूरी तरीके से जनता के बीच में जीतने जा रहे हैं। मैम, मंगलौर सीट की अगर बात करें, बीजेपी कभी इस सीट को जीती नहीं है। इस बार कितने आश्वस्त हैं आप लोग?
देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमने वहाँ पर काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरा आज हम फिर दोबारा हम यहाँ पे 3-3, 4-4 बार हम लोगों ने इतने सारे उनके लिए जो हमने ऐसे काम किए हैं कि जो पहले कभी किए नहीं गए थे, ऐतिहासिक कार्य हमने किए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग ज़रूर इस बात को समझते होंगे। मंगलौर की जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे वहाँ से मुझे लगता है इस बार वो आंकड़ा टूटेगा और हम वहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मंगलौर में भी मुझे पूरी उम्मीद है। साथ में क्योंकि विधानसभा हमारी जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जी तो हमारे परम धाम हैं और वहाँ पे भगवान बद्री विशाल की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है और इस बार भी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंकड़े के साथ हम लोग जीतेंगे। दोनों ही सीटों पर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है या फिर प्रचंड बहुमत से रिकॉर्ड बनाना चाहती है? देखिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। देखिए, जनता से किस प्रकार का भय, जनता के हम सेवक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, अपने को मुख्य सेवक के रूप में कहते हैं और काम भी करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। हम बिल्कुल इस बार हमें ये है कि हम जनता के और कितना अधिक हमें समर्थन, कितना अधिक हम जुड़ सकें और जनता भी जो है कि वो कितना अधिक हमें चाहती है, इस बात का हमें उम्मीद है कि हमें इस बार प्रचंड जो पिछली बार का आंकड़ा था उससे ज़्यादा हमें वोट मिलेंगे। मैम, एक अच्छी खबर है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए। उत्तराखंड बीजेपी का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन है और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा को दोबारा हाईकमान ने जिम्मेदारी उत्तराखंड की दी है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि हमारे जो दोनों प्रभारी हैं, माननीय दुष्यंत गौतम जी और माननीय जो सह प्रभारी हैं हमारी रेखा वर्मा जी, समय समय पर अगर आप कहेंगे तो हर समय वो मतलब कभी ना कभी हर कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित रहते हैं और जनता के बीच में और हमारे साथ संगठन के साथ इस तरीके से उनका एक बहुत ही पारिवारिक जैसा एक तालमेल और उस तरीके से उनका रहना होता है। तो हमको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमको वो ऐसा जिन्होंने पूरे लगातार जितने भी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं उन चुनावों में बहुत प्रचंड बहुमत हमको दिलवाने का पूरा प्रयास किया है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे लगता है आने वाला जो संगठन हमारा और अगर कहीं कोई कमी रह गई हो पिछले में तो इस और अच्छे से ये इस बार और सुदृढ़ ढंग से मजबूती के साथ कार्य करेगा। संस्कृत साहित्य और कला परिषद के आप उपाध्यक्ष राज्य मंत्री हैं, क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया है इस दिशा में आपने आगे आने वाले समय में काम करने के लिए? देखिए, हमारा तो हमेशा से ही, क्योंकि देखिए संस्कृति का हर दिन अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड देवभूमि का एक पर्व है और हमारे यहाँ पर्व, लोक पर्व हमेशा से मनाते आ रहे हैं। आजकल भी जैसे अभी महापर्व हमारा चल रहा है, गुप्त नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे हमारे भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। बहुत बड़ा शुभ दिन है और हम इसको हरेला जो हमारा 16 तारीख को मनाया जा रहा है उसके लिए मैंने विशेष रूप से तैयारियां की हैं। उसमें हमने पूरा हरित, एक मैं कहूँगी हरियाली प्रदेश उत्तराखंड, एक बार जो कहीं अगर आपको लगता है कि इस बार इतनी अधिक भीषण गर्मी अगर हुई है तो हम क्योंकि उत्तराखंड ही ऐसा है कि जो पूरे देश को ये इनिशिएटिव परिषद ले रहा है। परिषद ने ही इसको, क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें लिखा है, पत्र लिखा है कि हम इसको बृहद तरीके से मनाने जा रहे हैं। हमारे पूरे जितने संस्थान हैं, विभिन्न संस्थान हैं जो अपने द्वारा विभिन्न कई बार काम करते हैं, लेकिन इस बार हरेला महापर्व पर एक ही छतरी के नीचे संस्कृति साहित्य कला परिषद के इसके तत्वावधान में जहाँ वो वृक्षारोपण करेंगे हम उनका सहयोग करेंगे और वो भी हमारे साथ सहयोगी की भूमिका निभाए, हम भी, क्योंकि जन सहभागिता के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 16 तारीख को यहीं पर पहले से तो इसका हम जो फलदार जो वृक्ष हैं उनका भी और छायादार वृक्षों का भी वितरण करेंगे और साथ में हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमें एक वन विभाग जो है एक निश्चित जो भूमि जहाँ पे बताएगा कि वहाँ पे आप वृक्षारोपण करें, वहाँ पर हम सारे के सब इकट्ठे होकर
उसमें वृक्ष रोपित करेंगे। साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम उसको, क्योंकि मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक पेड़ माँ के नाम, मैंने इसमें नारा दिया है एक पेड़ माँ और शिशु के नाम, क्योंकि जब उसमें वात्सल्य भाव होता है, जब एक बच्चा होता है तो माँ उसको वात्सल्य भाव से उसको पालती पोसती है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारा जो शिशु रूपी जो पौधा है, हम उसको वात्सल्य भाव से अगर पालेंगे, जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता तब तक हम उनका संरक्षण करेंगे। और मेरी इसमें वर्चुअल बैठक भी हो गई है, बहुत सारे संगठनों के साथ वर्चुअल मैंने बैठक की, अभी भी बैठक ही करके आ रही हूँ। उसमें उनका सबका ये कहना था, मैंने कहा देखो आप लोगों ने जब तक ये वृक्ष बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसके साथ देखभाल करनी है, और उसी के साथ फ़ोटो भी अपनी अपलोड करनी है, दिखाना है मुझे कि आपका पेड़ कितना बड़ा हुआ है, आपने जिस पौधे को लगाया था अपने नाम के साथ, और हम समय समय पर जाएंगे आप लोगों के साथ। तो इसको मैंने इस कार्यक्रम को पूरा ही जोड़ दिया, वर्ष भर का मैंने इस कार्यक्रम को जोड़ दिया। कितने लोगों से वर्चुअल बैठक हुई मैम? मेरी अभी तक करीब 60 संस्थाएं हैं, उनसे मेरी वर्चुअल बैठक हो गई। और इसमें नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो यूनेस्को के द्वारा जो क्योंकि इसमें चिंतनीय विषय पर्यावरण को लेकर, उनके साथ भी मेरी बैठक हुई है, और लगातार उनके साथ बैठक भी चल रही है, बातचीत चल रही है कैसे कैसे करके हम, क्योंकि विभिन्न जो जलवायु है, जैसे यहाँ की जलवायु कुछ और, आंध्रा की जलवायु कुछ और है, दक्षिण भारत की कुछ और है, और बाहर की और है, तो उनके साथ बैठकर हमने कहा उसके अनुसार हम एक रोड मैप बना लेते हैं। उस मैप में हमें जहाँ जहाँ लगेगा हमारे, क्योंकि पहाड़ में भी अलग अलग समय पे भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो कौन सी परिस्थितियों में किस प्रकार से वृक्ष संरक्षित भी रह सके, इसके लिए भी हमें एक योजना बनानी है। तो इसको मैंने बहुत अलग ढंग से इस बार संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से जो लोक पर्व, जो हमारा हरियाली महोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं, उसके साथ जोड़ते हुए इसके पूरे विश्व को इसमें संगठित करने का प्रयास किया है। ये उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में होगा मैम, और पूरे प्रदेश में होगा, कितने पौधे लगाने का टारगेट है? देखिए पूरे प्रदेश में होगा, और अभी तक मुझे जहाँ तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तो मुझे अभी जो आया है 10,000 पौधों का, तो उन्होंने डिमांड कर दी है। अब देखते हैं कितनी डिमांड हर किसी की कितनी पूरी हो सकती है, क्योंकि वन विभाग है और फलदार है। घरों में तो अधिकतर लोगों का ये फलदार वृक्ष की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो फलदार मांग रहे हैं। और जैसे और वन क्षेत्र में है, वन क्षेत्र में वन विभाग का ये कहना है कि जो जंगली वहाँ की जो प्रजाति होती है, उसी के तहत हमें पौधे वहाँ पे लगाने होते हैं। तो हमें वहाँ पे जैसे आंवला और जामुन केले कह रहे हो, क्योंकि आप लगा सकते हैं इसको, क्योंकि फलदार, क्योंकि हमने कहा है कि जो बंदर है ना, वो अधिकतर शहरों की तरफ दौड़ रहा है, उसको खाने के लिए वहाँ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ज़रूर चाहिए। तो उन्होंने कहा उसी प्रजाति को हम वहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की, जो हमारे जानवर भी संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों से बाहर ना निकले, जंगलों से बाहर ना निकलें, और हम लोग भी पूरी जिसका प्रकृति के अनुकूल छायादार भी और फलदार भी वृक्ष अगर हम लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति का और सबका संरक्षण संवर्धन होगा। और इसी के साथ, क्योंकि सामाजिक सहभागिता के साथ हम लोग इस कार्य को करने जा रहे हैं। देखिए सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाती है, लेकिन जब तक सामाजिक सहभागिता नहीं होती तब तक उसमें मुश्किल होती है। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ के, इस बार मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि सारी संस्थाओं ने और सब लोगों ने, जितनी जनता है, सब जागरूकता के साथ, सबने सहयोग की भावना के साथ इस बार संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में बृहद हरेला महापर्व को मनाने का निर्णय किया है। छात्र छात्राओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को इसमें जोड़ा गया। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बड़ी उत्सुकता के साथ वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारी छात्राएं भी आई थी, कल भी लगातार मेरे से संपर्क बनाए हुए। जी, पौधे वितरण का काम कब से शुरू होगा? ये हो जाएगा, ये 16 तारीख को ही हम पौधे जो हैं वो हम वितरित करेंगे, और साथ में वो लगातार चलता रहेगा। हमने विभिन्न जो पैच हैं, उन पैचों में जहाँ पे वन विभाग हमने चिन्हित किया है, हम वहीं जाएंगे, वहीं लगाएंगे। एक साथ मिलकर हम जब लगाएंगे तो दिखेगा कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं। आप लोगों का भी सहयोग लेंगे, मीडिया भी वहाँ पे उपस्थित रहेगा साथ में, क्योंकि कई संस्थाएं मुझे जिन्होंने कहा कि हमने तो 9 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए। मैंने कहा अब इस बार मेरे साथ लगाओ तो मैं जानूँ कि हाँ कितने लाख लगाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। उपाध्यक्ष होने के नाते आप प्रदेश की जनता को कोई मैसेज देना चाहती हैं कि कहाँ से आके पौधे लिए जा सकते हैं, कब वितरित होंगे? देखिए पौधे तो हर क्षेत्र में, चाहे मैं कहूँ ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे और हर स्तर पे दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एक स्पेशल निकाला भी है, हेल्पलाइन भी निकाली है। हमारे जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हमसे पौधे लें, उनको एक स्पेशल कहीं से भी आप जहाँ, और वन विभाग भी दे रहा है इसमें, और उद्यान विभाग भी इसमें आपको पौधे देगा। और बाकी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
अगर कहीं पौधे ना मिल रहे हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें और निश्चित रूप से हम उसको उपलब्ध कराएंगे आपके लिए। आप जहाँ भी हो, जिस स्थान पे भी हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको पौधे मिले। आपके साथ हम भी इसमें वृक्षारोपण आपके साथ सहयोग करेंगे। मेरी सबसे है इस बार हरेला का जो महापर्व है वो एक बहुत अलग रूप में, महोत्सव के रूप में, हमारी जो संस्कृति है उसके अनुरूप हम उसको मनाएं, क्योंकि ढोल दमाऊ रण सिंगारे, इसके साथ पहले वृक्षारोपण जब होता था तो उस दिन जब स्पेशली जब पर्व जब होता है तो उस दिन हमारे पहाड़ी पकवान, पहाड़ी व्यंजन बनते हैं और साथ में ढोल नगाड़ों के साथ ये जो है उत्सव मनाया जाता है। तो वृक्ष तो हमें जीवन देते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि इस बार जो है इस त्यौहार को इस ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से मनाएं। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, संस्कृत साहित्य कला परिषद की उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मधु भट्ट से। मधु भट्ट जी का साफ तौर पर कहना है कि हालांकि 2 उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे, और इसके साथ ही संस्कृत साहित्य और कला परिषद हरेला पर्व को किस रूप में मनाने वाला है, किस रूप में पेड़ लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए जन जागरूकता फैला रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर मधु भट्ट जी ने हमें जानकारी दी। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम।